हेलो क्लास बच्चों, ये जो अपना लेसन सेकंड चल रहा है इतिहास का, हिस्ट्री का, उसमें जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं उसमें जो चतुर्थ वंश आया दिल्ली सल्तनत में वो था सैयद वंश। ठीक है, जो हमने कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि जब तुगलक वंश था उसके बाद में उसकी समाप्ति तक तैमूर का आक्रमण हो चुका था और तैमूर ने, जबकि 1414 तक शासन कर रहे थे, उसके पहले ही जो है तैमूर का जो आक्रमण हो चुका था। और तैमूर ने ही क्या किया कि ये जो सैयद वंश का शासक था खिजर खान, उसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर लिया था। तो ये जो सैयद वंश है, इनके जो प्रमुख शासक हुए हैं, मतलब तुगलक वंश के बाद ये वंश आया था। ठीक है, और खिजर खान जिसने 14 से 21 तक शासन किया, मतलब लगभग अगर अपन देखें यहाँ पर तो 37 वर्षों तक शासन इस वंश ने किया। फिर मुबारक शाह ने 14 से 21 से 1434 तक, फिर अंतिम जो था इसका शासक आलम शाह, इसने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ये मतलब अपना शासन इसने जो है इसको लोधी को सौंप दिया था 37 वर्षों तक। ये 14 से 51 में ये। तो तुर्कों के बाद फिर पहली बार जो है ये अफगानों का शासन हुआ, लोधी वंश ये आया अस्तित्व में, और दिल्ली में सल्तनत के अंतिम चरणों में इस लोधी वंश ने शासन किया। ठीक है, तो इसका जो पहला शासक था वो बहलोल लोधी। ठीक है, और 14 से 51 से 1526 बहलोल लोधी का अगर अपन देखते हैं चारित्रिक जो इतिहासकारों ने बताया है, तो ये इसको एक बुद्धिमान भी बताया है, व्यवहार कुशल भी बताया है। ठीक है, सहृदय, मतलब और जो शासक अत्याचारी निरंकुश के रूप में थे कुछ, तो उसके मुकाबले इन्होंने बताया कि हृदय सहृदय था, ये शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला, जन कल्याण के कार्य करने वाला। ठीक है, प्रजा को करों के बोझ से जो पिछले शासकों ने लाद रखा था उससे इसने थोड़ी सी इनको जो है छूट दी थी, प्रजा को इससे मुक्ति दी थी, जन कल्याण के लिए कार्य करता था। तो इस तरह से बहलोल लोधी, इसका जो पुत्र था, ठीक है, वो जो सुल्तान बना, तो सिकंदर शाह की इसको उपाधि मिली थी और ये गुलरू खां के नाम से भी जाना जाता था। इस नाम से वो कविताएं भी लिखा करता था। अब ये जो सिकंदर शाह है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है बहुत दूर दूर तक किया था। ये यहाँ पे नाम दिए, तिरहुत है, बिहार है, बंगाल है। इस सिकंदर शाह की न्याय व्यवस्था, राजस्व प्रबंध, ठीक है, भूमि की ये इसके आधार पर भूमि कर, ये जो भूमि के नाप के आधार पर तय करता था, ये सब बहुत जो है विख्यात हुआ। और इसके एक जो इसने एक गज बनाया था, जैसे नापते हैं जमीन, तो इसने एक गज जो बनाया 30 इंच का था और ये सिकंदरी गज के नाम से जो है विख्यात हुआ। तो ये क्वेश्चन आता है, सिकंदरी गज किसने बनाया, किसके काल में बना और क्या थी इसकी विशेषता। तो भूमि की नाप जो है उसके आधार पे गज का जो इसने निर्माण किया वो सिकंदरी गज का है। इसने आगरा नगर की स्थापना की थी और 1506 में, और इसकी मृत्यु 1517 में हो गई थी। और 1489 में लोधी की जो है मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो शासक बना वो था इब्राहिम लोधी, 1517 से लेकर के 1518 तक। और इसका और जो पानीपत का युद्ध है वो यहाँ पर प्रमुख माना जाता है। इस वंश की समाप्ति के बाद में, मतलब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, मुगल वंश की स्थापना मानी जाती है कि इसके बाद में मुगलों का वंश स्थापित हुआ था। तो अब हम थोड़ा सा इन शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं कि किस तरह से लोधी वंश जो आया, फिर इसका सल्तनत कालीन प्रशासन क्या था। तो अंतिम सैयद शासक जो मैंने अभी आपको बताया, आलम शाह जो था, इसने स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से, कोई दबाव नहीं था, कोई आक्रमण नहीं हुआ, और इसने अपनी स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग दिया। और बहलोल लोधी जो था, लोधी वंश का शासक, इसने 14 से 51 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर जो भी हमने बताया कि तुर्कों के बाद पहली बार दिल्ली में अफगानों का शासन स्थापित हुआ। और इसने फिर क्या किया, जौनपुर, इसके मुख्यतः दुश्मनी जो कहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संघर्ष जौनपुर जो स्थान था वहां के शर्की शासकों से हुआ था। तो उसने दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को जो था उसने विफल कर दिया था और 38 वर्ष तक शासन इसने किया।
लोधी ने, और उसके बाद उसकी मृत्यु 1489 में हो गई, जो कि अभी हमने चर्चा की थी यहाँ पर कि 1489 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जो दूसरा पुत्र था निजाम शाह, उसका असली नाम था निजाम शाह, और सिकंदर शाह जो थी इसको उपाधि मिली हुई थी, और इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध, राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। इसने भूमि की, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है कि भूमि की नाप और उसके आधार पर इसने भूमि कर तय किया था, कि जितनी भूमि है उसके आधार पर इसने भूमि कर को तैयार किया था। और एक उसने गज चलाया था जो 30 इंच का होता था, और ये गज लंबे समय तक क्या कहलाया, किसके नाम से, सिकंदर के, इसके सिकंदरी शाह के नाम से, सिकंदरी गज के नाम से ये है। फिर इसने आगरा पर जो है नगर का निर्माण कराया, ताकि वो आगरा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ग्वालियर है, धौलपुर है, इटावा है, बयाना है, इन पर जो है शासकों को अधीन रखने के लिए उसने 1506 में आगरा नगर का निर्माण कराया। और जो कि मैंने अभी बताया उसका एक नाम और था गुलरू खान, जिसके नाम से वो कविताएं भी लिखा करता था। 1517 में जब इसकी मृत्यु हो गई, जो भी हमने यहाँ पे बात की थी, तो इसके बाद इसका पुत्र जो था इब्राहिम लोधी, ये सत्ता में आया, आगरा की गद्दी में बैठा, और 1518 में इसका राणा सांगा के साथ एक युद्ध हुआ जिसमें लोधियों की हार हुई। फिर बाद में पानीपत के युद्ध में भी जो है इसकी हार हुई। पानीपत का ये प्रथम युद्ध कहलाया था बाबर के साथ, और ये युग जो था एक तरह से समाप्त हुआ। उसके बाद में मुगल वंश की स्थापना भारत में हो गई, दिल्ली में हो गई। तो हम अगर पूरी सल्तनत की चर्चा करें कि सल्तनत काल में जो प्रशासक हुए, उसमें प्रशासन कैसे था, कैसे होता था प्रशासन, तो ये देखिए आपके यहाँ के बुक में भी पूरे दिए, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ। जैसे सबसे पहले देखिए सुल्तान, तो सल्तनत काल में कौन होते हैं, तो सुल्तान। तो सुल्तान की जो उपाधि है तुर्की शासकों द्वारा आरंभ की गई थी, और महमूद गजनवी जो था, जो सुल्तान की सबसे पहले उपाधि धारण करने वाला शासक था। इसमें होता क्या था, शासन की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती थी, सुल्तान के हाथ में होती थी। तो एक तरह से क्या है कि वो हर चीज का प्रधान माना जाता था, न्यायाधीश भी है, न्याय करने वाला भी है, राजनीति में भी और धार्मिक क्षेत्र में भी ये जो है मुखिया माना जाता था, प्रधान होता था। और जो सुल्तान थे उनको ये भी कहा जाता था कि वे उस समय के जो अमीर वर्ग हैं उनकी वो राय माने। क्यों, अब जैसे हम दूसरा पढ़ते बच्चों, अमीर, अब अमीर जो थे तो अमीर, इनका प्रभाव शासन पे बहुत ज्यादा था और सुल्तान पे भी बहुत ज्यादा था। और ये अमीर दो वर्ग में थे, तुर्क अमीर और गैर तुर्क अमीर, दो तरह के थे। तो इल्तुतमिश के काल में जो हमने पढ़ा था, जो गुलाम वंश में था इल्तुतमिश, उसके काल में 40 जो अमीरों का समूह था, ठीक है, वो चहलगानी कहलाता था। चहलगानी समूह का ये सदस्य भी था। और शासन की योग्यता, मतलब जो शासक है उसकी योग्यता और योग्यता के आधार पर अमीरों का प्रभाव दरबार पर होता था, कम हो या ज्यादा। फिर यहाँ पे केंद्रीय शासन की स्थिति बताई गई है कि किस तरह से जो है एक मंत्री परिषद की स्थापना की जाती थी, जिसमें वजीर आप जानते होंगे वजीर कौन होता है, राजा तो मुखिया होता ही है, राजा के, और वजीर इसका जो मुखिया होता है प्रधानमंत्री जैसे मानते हैं। और कुछ इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, 4 स्तंभ होते थे, मतलब 4 लोग जो है वो प्रमुख हुआ करते थे। वजीर हो गया, आरिज ममालिक, दीवाने इंशा, दीवाने रियासत, ये 4 स्तंभ होते थे सल्तनत काल के प्रशासन में। तो ये बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। फिर वह जो वजीर का कार्यालय होता था, मतलब जहाँ पे वजीर बैठा करता था, वो दीवान ए विजारत कहलाता था। वजीर का जो कार्यालय जहाँ वो अपना सारा प्रबंध कार्य देखता था, वो इसे वित्त विभाग भी कहा जाता था। इसके अलावा देखिए अपने यहाँ भी जैसे महालेखा परीक्षक की एक पोस्ट होती है, खजांची होता है, हिसाब देखने वाला होता है, तो ऐसे यहाँ पर भी ये थी। मुस्तौफी, कजीम, मजमदार, ये सब विभाग के कर्मचारी हुआ करते थे, जिनका काम कहीं पैसों का देखना है, जैसे कहते हैं अपन वो देखना है, अकाउंट का मामला देखना है, या हिसाब देखना है, या पूरा बजट का जो है लेखा जोखा लिखना है, इन सब के लिए अलग अलग कर्मचारी हुआ करते थे। फिर यह पूरी सल्तनत की देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। सल्तनत तो जो खिलजी वंश था, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन जो खिलजी थे, इन्होंने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। वित्त ने सारा पैसों का जो मामला है वो लिया।
तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। दीवान इंशा, अभी हमने बात की थी 4 जो स्तंभ थे उसमें एक स्तंभ था दीवान इंशा, उस पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवान रियासत, इसका जो कार्य था विदेश मंत्री की तरह था। ऐसे ही सद्र सुदूर जो था ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था। धार्मिक कार्यों के लिए एक अलग से कोष जो है वो हुआ करता था, जिसमें जकात से प्राप्त धन, जकात है ना, ये जो दान दिया जाता है उसका धन यहाँ पर एकत्रित होता था। इसके अलावा न्याय के लिए, सूचना के लिए अलग अलग कर्मचारी होते थे। एक अलग से और इसमें बताया गया है कि राज दरबार जो होता था और राजमहल के लिए 6 कर्मचारी यहाँ पर हुआ करते थे, इनके नाम यहाँ पर दिए हैं। और सल्तनत काल में जो सैन्य धर्म है वो राजतंत्र कहा जाता था। और युद्ध जब होते थे बच्चों तो युद्ध में लूटपाट तो होती है, जो हार जाता है उसका सारा माल जो है लूट लिया जाता है, तो युद्ध में लूट के माल को खम्स कहा जाता था। ठीक है। और प्रांतीय शासन जो है वो केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतीय ने राज्य का जैसे होता है, जैसे एक केंद्र का शासन होता है प्रांतीय शासन, तो प्रांतीय शासन में जो प्रांतपति होते थे, जो मुखिया होते थे, जैसे अपने राज्य के मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जैसे केंद्र का है तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो प्रांतपतियों को नाजिम कहा जाता था, वली या नाजिम, और इनकी नियुक्ति सुल्तान के द्वारा होती थी। और जो राजस्व अधिकारी होता था उसको शिख भी कहा जाता था। तो इस तरह से दिल्ली की में जो सल्तनत काल का साम्राज्य है तो सुल्तान की शक्ति भी जो होती थी समय अनुसार वो घटती और बढ़ती हुई रहती थी। तो ये जो सल्तनत कालीन प्रशासन है इसमें जो प्रमुख विभाग हैं ये सारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रमुख सुल्तान कौन थे, अमीर कौन था, ठीक है, वित्त विभाग किसके पास था, ठीक है, न्याय व्यवस्था किसके पास थी, तो ये सारा इसके अंतर्गत आपको देखना है। ठीक है, तो आप बुक में भी अंडरलाइन इसमें से कर लीजिएगा।